हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल माय सन्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेज रिटन बाय द अमेरिकन ड्रामेटिस्ट आर्थर मिलर। बात करें इसकी पब्लिश की और फर्स्ट परफॉर्म की, तो ये 1947 में हुआ था और उसी टाइम पे ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था। ये जो प्ले है ना, ये एस्टेब्लिश करता है आर्थर मिलर को एज वन ऑफ द लीडिंग प्ले राइट्स ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। ये जो प्ले है ना, ये एक्सप्लोर करता है कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को। वो क्या क्या थी? वो थी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, फैमिली रिलेशनशिप्स, अमेरिकन ड्रीम, वॉर, और बात करें तो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोशल ड्यूटी। ये जो है ना, ये सेट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑल माय सन्स जो है ना, इसके अंदर एक स्टोरी बताते हैं जो केलर की, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन होता है और इसका एक डिसीजन होता है ड्यूरिंग द वॉर लीड्स टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिज फैमिली एंड सोसाइटी। ये जो प्ले है ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला आपका टीचिंग एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले थोड़ा सा अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। तो जो ये है ना, आर्थर मिलर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्ले राइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। He is famous for writing plays that examine क्या social responsibility, moral choices, individual versus society, failure of the American dream। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स देखे तो वो है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूसिबल, ऑल माई सन्स, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। मिलर जो है ना, वो बिलीव करते हैं कि जो ड्रामा है ना, ड्रामा शुड डील विद ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर मोरल स्ट्रगल्स। अब कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो ये है ना, ऑल माई सन्स वॉज रिटन शॉर्टली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो प्ले है ना, ये इन्फ्लुएंस था रियल इवेंट से जो कि अमेरिका के अंदर था। मतलब मेनली वही कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो अमेरिकन कंपनीज थी, उन्होंने एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स भेजे थे, डिफेक्टिव पार्ट्स सप्लाई किए थे, तो ये उसके ऊपर उससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया है मेनली। तो जो मिलर है ना, वो यूज करते हैं दिस सिचुएशन टू क्वेश्चन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन, द कॉस्ट ऑफ वॉर, द मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल्फिश डिसीजंस। तो जो ये प्ले है ना, ये रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वॉर अमेरिकन सोसाइटी, जहाँ पे जो पीपल है ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे बिटवीन मटेरियल सक्सेस एंड मोरल वैल्यूज। अब इसके टाइटल को समझते हैं। तो जो ये टाइटल है ना, ये डीपली सिंबॉलिक है। और जो ये फ्रेज है ना, फ्रेज रेफर्स टू द आइडिया दैट कि जो ऑल यंग सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग वॉर आर लाइक सन्स ऑफ एवरी पेरेंट एंड एवरी सोसाइटी। तो जो केलर है ना, वो थिंक्स ओनली अबाउट हिज ओन फैमिली। बट जो ये प्ले है ना, ये हमें बताता है, हमें समझाता है, हमें टीच करता है कि जो हर एक ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स अदर्स। तो जो ये टाइटल है, ये ऑल्सो कनेक्ट विद द रिलेशनशिप बिटवीन फादर्स एंड सन्स, स्पेशली जो केलर एंड हिज सन क्रिस। अब इसके जनरे की बात करें तो जो प्ले है, ये बिलोंग्स टू मॉडर्न ट्रेजिडी, सोशल ड्रामा, रियलिस्टिक ड्रामा, फैमिली ड्रामा। आर्थर मिलर जो है ना, वो क्रिएट करते हैं ट्रेजिडी नॉट थ्रू किंग्स एंड हीरोज बट थ्रू ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पीपल। सेटिंग की बात करें तो जो प्ले है, ये सेट इन अ सुबर्बन नेबरहुड इन अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द बैकयार्ड ऑफ द केलर फैमिली होम। और जो उसके सिंपल डोमेस्टिक सेटिंग है ना, ये ग्रेजुअली बिकम्स अ प्लेस वेयर हिडन ट्रूथ्स आर रिवील्ड। अब कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं इसके। सबसे पहले जो केलर, ये प्रोटैगनिस्ट थे। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कि ओन करते थे एक एयरक्राफ्ट की पार्ट्स की फैक्ट्री को। ही अपीयर्स एज अ लविंग फादर एंड हस्बैंड। बट ये जो थे ना, ये एक मोरल क्राइम जो इन्होंने किया होता है उसको छुपाते हैं। और इनकी जो डिजायर थी ना टू प्रोटेक्ट हिज बिजनेस एंड फैमिली लीड्स टू ट्रेजिडी। उसके बाद केट केलर, ये जो की वाइफ होती है, सी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर सन लैरी इज डेड और सी लिव्स विद होप कि लैरी एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। और उसका जो अटैचमेंट था ना टुवर्ड पास्ट क्रिएट्स टेंशन इन द फैमिली। उसके बाद क्रिस केलर, ये जो एंड केट्स का सर्वाइविंग सन होता है। ही इज आइडियलिस्टिक एंड बिलीव्स इन होनेस्टी एंड मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो होता है ना, ही स्ट्रगल्स बिटवीन लॉयल्टी टू हिज फादर एंड हिज सेंस ऑफ जस्टिस। उसके बाद लैरी केलर होती है, जो एंड केट्स लैरी केलर होता है, सॉरी, ये जो एंड केट्स का एल्डर सन होता है। और ये जो होता है ना, ये पायलट होता है हु डिसअपियर ड्यूरिंग द वॉर। ऑल्थो ये जो होता है ना, ही नेवर अपीयर्स ऑन स्टेज, बट इसकी जो प्रेजेंस थी ना, वो इन्फ्लुएंसेस द एंटायर प्ले। उसके बाद एन डीवर, ये लैरीज फॉर्मर फियोंसे होती है। शी कम्स टू द केलर हाउस विद क्रिस मैरिज प्रपोजल इन माइंड। और इनकी जो अराइवल होती है ना, वो ब्रिंग्स हिडन ट्रूथ्स इनटू द ओपन। उसके बाद जॉर्ज डीवर, ये एंस का ब्रदर होता है। ही इज अ लॉयर एंड फॉर्मर आर्मी ऑफिसर। और जो ये होता है ना, ये चैलेंजेस जो केलर्स वर्जन ऑफ द पास्ट। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं।
तो उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि कोई पर्सन जो भी है ना, एक पर्सन जो भी है वो भाई साहब पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अलग नहीं कर सकता सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से। अ पर्सन कैन नॉट सेपरेट पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर्थर मिलर जो है ना वो यहाँ पे शो करते हैं कि जो सेल्फिश एक्शंस है ना वो मे प्रोवाइड टेम्पररी सक्सेस बट इवेंचुअली आपको वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही ले जाते हैं। तो जो प्ले है ये क्वेश्चंस द आइडिया दैट की जो फैमिली लॉयल्टी है ना कैन जस्टिफाई मॉरल डिसीजंस। अब इसकी समरी देखते हैं सबसे पहले एक्ट 1। तो जो प्ले है ये स्टार्ट होता है केलर्स फैमिली के बैकयार्ड से, जहाँ पे जो केलर होते हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो रह रहे होते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं अपनी वाइफ केट के साथ। और उनका जो सन होता है ना क्रिस, भाई वो शादी करना चाहता है एन डीवर से। एन डीवर कौन थी? ये वही थी जो लैरी केलर के साथ एंगेज थी। हाउएवर जो केट है ना, केट थी वो बिलीव करती थी कि जो लैरी है ना वो जिंदा है और वो एक ना एक दिन वापस आएगा। तो उसके बाद जो होता है ना, एन वहाँ पे आती है, उसका अराइवल होता है। तो एन जब वहाँ पे आती है ना वो क्रिएट कर देती है एक इमोशनल टेंशन को। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रेजेंस थी ना वो रिमाइंड करा देती है सबको लैरीज की डिसअपियरेंस को। उसके बाद आगे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं तो जो ऑडियंस है ना नाउ लर्न्स अबाउट जो केलर्स फैक्ट्री ड्यूरिंग द वॉर। और जो उसका फॉर्मर बिजनेस पार्टनर होता है ना स्टीव डीवर, वर अक्यूज्ड ऑफ सेंडिंग डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट इंजन्स पार्ट टू द आर्मी। मेनली अब सब लोगों को वहाँ पे पता चल जाता है कि जो होता है उसका जो वो होता है बिजनेस पार्टनर जो होता है, इन दोनों ने वो उसको आर्मी को डिफेक्टिव पार्ट्स भेजे थे एयरक्राफ्ट के, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा वहाँ पे पायलट्स वगैरह की डेथ हुई थी। तो सबको पता चल जाता है। बट जो डिफेक्टिव पार्ट्स थे ना, तो डिफेक्टिव पार्ट्स जो थे वो बहुत सारे पायलट्स की डेथ हो जाती है उनकी वजह से। और जो वॉज एक्यूटेड वाइल स्टीव वॉज इम्प्रिजन। तो भाई स्टीव को तो सजा हो जाती है, बट जो होता है ना वो तब तक उस पर शक ही होता है, इतना कुछ कंफर्म नहीं होता। तो जो मिस्ट्री थी ना ये फॉर्म्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले। इसके बाद जो क्रिस था वो बिलीव्स दैट हिज फादर इज इनोसेंट। और ये जो होता है ना ही एडमायर्स जो एंड वांट्स टू बिल्ड अप बेटर लाइफ बेस्ड ऑन ऑनेस्टी। हाउएवर ये जो होता है ये ऑल्सो फील करता है गिल्टी। क्यों? क्योंकि भाई बहुत से इसके फ्रेंड जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी वॉर के टाइम पे, और जो थी वो जो था वो कंटिन्यूड लिविंग कंफर्टेबली। इसके बाद आगे बात करें तो इसमें आगे आता है फिर यहाँ पे ना जॉर्ज डीवर अराइव्स होता है। तो ये है ना एक टर्निंग पॉइंट है इस प्ले का। अब आपको ये समझना है। तो यहाँ पे जो जॉर्ज डीवर है ना वो आता है, ये एंस का ब्रदर होता है, विजिट द केलर फैमिली। जॉर्ज जो होता है ना वो भाई वो मिलके आता है स्टीव डीवर से, अपने फादर से, जो उसके फादर था स्टीव डीवर, उससे मिलके आता है जेल के अंदर। तो जो स्टीव होता है ना वो इंसिस्ट करता है, उसको बताता है जो केलर है ना वो इक्वली रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के पीछे। वो उसको सच बताता है कि जो केलर है वो भी रेस्पॉन्सिबल है ये डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट पार्ट भेजने के लिए, जो डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट थे, सिलेंडर हेड्स थे ना टू द मिलिट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो जो जॉर्ज होता है ना वो बिलीव्स हिज फादर वाज रॉन्गली ब्लेम्ड वाइल जो है वो एस्केप्ड पनिशमेंट। तो जो उसका अराइवल था ना वो क्रिएट कर देता सस्पिशियन को, और बात के तो टेंशन विद इन द केलर्स फैमिली। उसके बाद जैसे कन्वर्सेशन कंटिन्यूज तो जो ये था ना हिडन ट्रूथ ग्रेजुअली कम्स आउट। और जो केलर है ना वो हैड नोइंगली अप्रूव्ड द शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट सिलेंडर हेड्स। नाउ अब क्या होता है, अब जैसे ही व्हेन द डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड तो वो है ना वो इंस्ट्रक्शन देता है उसको स्टीव डीवर को कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ये भले डिफेक्टिव हो आप इसको भेज दो, किसी भी हालत में ये जानी चाहिए। लेटर जो है वो डिनाइड कर देता है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, क्लेम करता है कि जो स्टीव है ना उसने अपने आप किया है ये काम, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो वो मना कर देता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, स्टीव डीवर को भाई साहब जेल हो जाती है, वो जेल में चला जाता है, और जो है वो एक्विटेड एंड कंटिन्यूड रनिंग हिज सक्सेसफुल बिजनेस। तो जो ये रिविलेशन था ना ये कंप्लीटली चेंज कर देता है क्रिस के ओपिनियन को अबाउट हिज फादर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक मोस्ट इमोशनल मोमेंट आता है प्ले का। वो क्या आता है, वो होता है कि व्हेन एन रिवील्स अ लेटर रिटन बाय लैरी बिफोर हिज डेथ। तो इस लेटर के अंदर क्या होता है, जो लैरी है ना भाई वो एन को एक लेटर लिखता है, उसके अंदर वो बताता है मरने से पहले, उसकी डेथ होने से पहले, तो उसके अंदर वो एक्सप्लेन करता है कि उसको पता चल गया उसके फादर के क्राइम के बारे में, कि उसके फादर ने ही वो भेजे हैं डिफेक्टिव पार्ट्स वगैरह। तो वो जो है ना वो बहुत ज्यादा शेम फील करता है अपने फादर के उसके, कि उसके फादर ने ही ऐसा काम किया है। और भाई ये जो था ना ये एंड हैड इनडायरेक्टली कॉज द डेथ ऑफ इनोसेंट अमेरिकन पायलट्स। तो भाई ये सब चीजें है ना, तो वो देख के उसके काफी ज्यादा उसको वो लगा, इसकी वजह से उसको ये लगा कि भाई बहुत ज्यादा वो टेंशन में आ गया इस चीज को लेके। तो जो लैरी था ना उसने अपने आप को क्रैश कर लिया, अपने एयरक्राफ्ट को उसने क्रैश कर लिया इस वजह से, और अपने आप को उसने मार लिया। तो जो ये लेटर था ना ये डिस्ट्रॉयज केट्स होप दैट लैरी माइट स्टिल बी अलाइव। उसके बाद क्या होता है, अब भाई ये लेटर पढ़ने के बाद क्या होता है, तो जो है ना वो फाइनली अंडरस्टैंड करते हैं द फुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। और नाउ ही रियलाइजेस दैट कि जो 21 पायलट्स है ना हु डाइड बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट्स वर आल्सो लाइक हिज ओन सन्स।
व्हेन क्रिस सेज दे वर ऑल योर सन्स, तो जो है ना वो फाइनल जो होता है वो फाइनली अंडरस्टैंड करता है कि द मीनिंग ऑफ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। अब उसके बाद वो ही रिकॉग्नाइज दैट ही कैन नॉट सेपरेट हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली फ्रॉम हिज ड्यूटी टू सोसाइटी। इसके बाद एंडिंग में आते हैं इस प्ले की, तो भाई अब यही है, अब उसका जो भी ये गिल्ट होता है उसको वो भाई साहब सहन नहीं कर पा रहा होता है, तो जो केलर होता है ना वो चुपचाप शांति से अपने घर के अंदर जाता है। तो जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो थोड़ी देर में गन शॉट की आवाज आती है, तो भाई क्या होता है वो जो होता है वो अपने आप को मार लेता है। तो जो ये प्ले है ये एंड हो जाता है विद केट टेलिंग कि क्रिश टू मूव फॉरवर्ड विद हिज लाइफ। ऑल्सो जो है वो मर जाता है, बट जो ये प्ले है ना ये लीव्स द ऑडियंस विद एन इम्पोर्टेंट मोरल लेसन। वो क्या था, वो ये था कि जो हर एक ह्यूमन बीइंग है ना उसकी वो रेस्पॉन्सिबल है नॉट ओनली फॉर देयर ओन फैमिली बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी एज अ होल। अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये है ना द सेंट्रल थीम वो क्या थी, वो ये थी कि हर एक इंडिविजुअल की है ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बियॉन्ड देयर ओन फैमिली। गिल्ट देखे तो जो केलर्स हिडन गिल्ट इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज हिम। फैमिली लॉयल्टी देखे तो जो प्ले है ये क्वेश्चंस वेदर प्रोटेक्टिंग वंस फैमिली कैन जस्टिफाई इमोरल एक्शंस। नेक्स्ट देखे तो द अमेरिकन ड्रीम, तो आर्थर मिलर जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइजेस द बिलीफ दैट की फाइनेंशियल सक्सेस इज मोर इंपोर्टेंट देन मोरल वैल्यूज। ट्रूथ एंड जस्टिस देखे तो जो ट्रूथ है ना वो कैन नॉट रिमेन हिडन फॉर एवर, ये तो आपको पता ही है, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। जस्टिस इवेंचुअली डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। वॉर देखे तो जो प्ले है ये शोज हाउ वॉर अफेक्ट बोथ सोल्जर्स एंड सिविलियंस। सेक्रीफाइस देखे तो जो लैरी सेक्रीफाइस हिज लाइफ बिकॉज ही कैन नॉट एक्सेप्ट हिज फादर्स क्राइम। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले द ब्रोकन एप्पल ट्री, तो जो वो था ना द फॉलन एप्पल ट्री रिप्रेजेंट करता था लैरीज की डेथ को एंड द कोलैप्स ऑफ केट्स होप को। लैरीज लेटर की बात करें तो वो सिंबलाइज करता था ट्रुथ को, गिल्ट को और मोरल अवेकनिंग को। जॉर्ज फैक्ट्री की देखे तो वो रिप्रेजेंट कर रही थी बिजनेस सक्सेस अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। द बैकयार्ड की बात करें तो वो अपीयर्स पीसफुल बट हाइड्स पेनफुल फैमिली सीक्रेट्स और सिंबलाइजिंग द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। ट्रेजिक एलिमेंट्स देखे तो ऑल तो जो केलर है ना इज एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन रेदर देन अ किंग, ही पोजेस अ ट्रेजिक फ्लो। और जो ये ट्रेजिक फ्लो था ना इज हिज बिलीफ दैट की प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली जस्टिफाइज अनएथिकल डिसीजंस। और जो उनकी मोरल ब्लाइंडनेस थी ना वो लीड्स टू द डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल एंड फाइनली टू हिज ओन डिस्ट्रक्शन। तो जो आर्थर मिलर है ना वो सोच की जो ट्रेजेडी है ना कैन हैपन टू ऑर्डिनरी पीपल। इसके बाद आर्थर मिलर्स का ड्रामेटिक टेक्निक देखते हैं। सबसे पहले रियलिज्म, तो जो कैरेक्टर्स थे ना उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स थे वो स्पीक एंड बिहेव कर रहे थे लाइक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास अमेरिकन की तरह। सस्पेंस देखे तो जो ट्रूथ था ना वो इज रिवील्ड ग्रेजुअली कीपिंग द ऑडियंस एंगेज। फ्लैशबैक थ्रू डायलॉग देखे तो इसके अंदर जो पास्ट इवेंट्स थे ना वो आर एक्सप्लेन थ्रू कॉन्वर्सेशंस रेदर देन सोन डायरेक्टली। सिंबोलिज्म देखे तो जो ऑब्जेक्ट थे सच एज एप्पल ट्री और लैरीज लेटर वो कैरी कर रहे थे डीपर मीनिंग्स को। साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट देखे तो जो मच ऑफ द ड्रामा जो है ना वो कम्स फ्रॉम द इनर स्ट्रगल्स ऑफ जो, क्रिस एंड केट। अब लिटरेरी फीचर्स देखे इसके तो कुछ ये एक मॉडर्न ट्रेजिडी है, रियलिज्म है, सिंबोलिज्म है, सोशल क्रिटिसिज्म है, फैमिली ड्रामा है, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, एक नेचुरल डायलॉग है और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले दे वर ऑल माई सन्स, यहाँ पे जो केलर है ना वो फाइनली रियलाइज करते हैं कि जो हर एक सोल्जर जिनकी डेथ हुई है ना उस वॉर में वो बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस वाज मोरली हिज ओन सन। नेक्स्ट देखे तो वंस एंड फॉर ऑल यू कैन नो देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ पीपल आउटसाइड। इसका मतलब ये जो क्रिस है वो रिमाइंड्स हिज फादर डेट की जो ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक्सटेंड बियॉन्ड वंस ओन फैमिली। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखे तो जो ऑल माई सन्स है ना इज वन ऑफ आर्थर मिलर्स फाइनेस्ट प्लेस एंड अ लैंडमार्क ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। तो जो ये प्ले है ना ये कंबाइन करता है रियलिज्म को, साइकोलॉजिकल डेप्थ को, मोरल फिलोसफी को टू एग्जामाइन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल्फिशनेस एंड एथिकल फेलियर। तो जो कलर जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं, जो कलर इज उनको मतलब प्रेजेंट किया जाता है एज अ ट्रेजिक हीरो whose devotion to his family blinds him to his responsibilities towards society। और through its powerful characters and emotional ending जो ये play है ना demonstrate करता है personal success has little value if achieved through injustice। और जो उसकी themes थी ना its themes of responsibility, truth and morality continue to make it relevant today। अब इसका सेंट्रल मैसेज देखे तो सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो ट्रू सक्सेस है ना
इज इम्पॉसिबल विदाउट मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, कोई भी ट्रू सक्सेस हो वो इम्पॉसिबल ही रहेगी बिना मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो ट्रू सक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो अकाउंटेबल होता है, नॉट ओनली टू देयर फैमिली बट ऑल्सो टू देयर वाइडर ह्यूमन कम्युनिटी। कंक्लूजन पे है तो ऑल माई सन्स इज अ पावरफुल मॉडर्न ट्रेजिडी जो कि एग्जामिन करती है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल्फिशनेस को, गिल्ट को और मोरल फेलियर को। और थ्रू जो कैलर्स डाउनफॉल आर्थर मिलर जो है ना वो रिमाइंड अस दैट कि जो हमारे एक्शंस होते हैं ना वो अफेक्ट नॉट ओनली दोज क्लोजेस्ट टू अस बट ऑल्सो सोसाइटी एज अ होल। तो जो प्ले है ना ये रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स टाइमलेस मैसेज अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।